अस्सलाम दोस्तों, एक और सिविल सूट के बारे में बात करूंगा मैं कि इसके बाद क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे। एक शख्स सेल एग्रीमेंट करता है तो क्या सेल एग्रीमेंट की बेसिस पे वो आगे एक और सेल एग्रीमेंट कर सकता है, यानी क्या वो ओनर की हैसियत से एक्ट कर सकता है या नहीं। इसमें अब तीन लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मिस्टर ए इज़ द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। वो एक सेल एग्रीमेंट करते हैं मिस्टर बी से। अब सेल एग्रीमेंट या एग्रीमेंट टू सेल इटसेल्फ कोई राइट क्रिएट नहीं करता। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है बाय कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज कि जिसमें मिस्टर ए ने एग्री किया कि मैं ये प्रॉपर्टी मिस्टर बी को इतनी अमाउंट के एवज बेच रहा हूँ और इतने अरसे में ये शेड्यूल ऑफ पेमेंट भी उसमें लग जाता है। अब इस केस में ये हुआ कि मिस्टर बी ने विदाउट कंप्लीटिंग द एग्रीमेंट, विदाउट कंप्लीटिंग द ट्रांजेक्शन, विदाउट बीइंग ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, इन्होंने आगे मिस्टर सी से सेल एग्रीमेंट कर लिया। अब इनके पास क्या है, सिर्फ वो सेल एग्रीमेंट है जिसका इन्होंने कुछ पार्ट पेमेंट की हुई है और उस सेल एग्रीमेंट एक प्रॉपर्टी की है। और आगे फिर मिस्टर सी के साथ वो सेल एग्रीमेंट कर देते हैं कि जैसे ये इस प्रॉपर्टी के ओनर बन गए और उन्होंने आगे जाके इसको एग्रीमेंट कर लिया मिस्टर सी से। तो अब जाहिर इसमें जब पेमेंट डिले हुई या मिस्टर ए को जब पता चला कि यहाँ इन्होंने आगे एक और सेल एग्रीमेंट किया है, तो जाहिर ये कानूनी तौर पे अलाउड नहीं है कि आप अगर चले किसी के साथ कोई कंडीशनल सेल एग्रीमेंट मिस्टर सी के साथ मिस्टर बी कर रहे थे, तो उनको ये बात उसमें डिस्क्लोज करनी थी कि ही इज़ नॉट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज जस्ट एग्जीक्यूटेड सेल एग्रीमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विद इट्स ओनर। अभी ट्रांसफ़र होना बाकी है, इस वक्त ये प्रॉपर्टी अभी किसी और के नाम पर है, मैंने सिर्फ सेल एग्रीमेंट किया है। अब इस केस में जो मेन बात है कि मिस्टर बी ने सारा गेम किया है कि उन्होंने एक सेल एग्रीमेंट किया रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी से, कुछ पेमेंट की और उसी सेल एग्रीमेंट की बेसिस पे उन्होंने आगे फिर मिस्टर सी के साथ एक और सेल एग्रीमेंट करके वो किसी और की प्रॉपर्टी इन्होंने आगे बेच दी। मैं किसी और की प्रॉपर्टी इसलिए कह रहा हूँ कि सेल एग्रीमेंट से किसी को भी कोई लीगल राइट नहीं मिल जाता कि वो आगे उस पर जाके उसको बेचे उस प्रॉपर्टी को। सेल एग्रीमेंट होता है, उसके बाद उसकी पूरी पेमेंट का शेड्यूल फॉलो करते हुए उसमें फिर एज पर मोड ऑफ पेमेंट के कैसे पेमेंट होगी उस, और पेमेंट के साथ साथ फिर रजिस्ट्री होगी यानी सेल डीड या कन्वेंस डीड होगी, जिसमें से इस केस में मिस्टर ए ने मिस्टर बी के नाम पे इसकी रजिस्ट्री करनी थी, सेल डीड करनी थी, तब वो उसके ओनर बनते और साथ में जब मिस्टर बी उनको सारी पेमेंट क्लियर करते और मिस्टर ए उनको पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी भी दे देते। तो उसके बाद मिस्टर बी कानूनी तौर पे उसको ओनर बन जाते और फिर उनकी मर्जी है वो जिसको भी बेचें, जिसके साथ भी सेल एग्रीमेंट करें। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ सेल एग्रीमेंट कर लिया है तो आगे उन्होंने फिर उसकी बेसिस पे किसी और को ये बेचने की कोशिश की। अब इस केस में आगे इसमें जो भी होगा वो तो लीगली जो लग रहा है चीज़ें सामने वो क्लियर हो रही हैं कि क्या होगा। लेकिन इसमें जब मिस्टर सी मिस्टर बी से एग्रीमेंट कर रहे थे तो मिस्टर सी को चौकन्ना रहना था, कॉशियस रहना था, एक रेशनल पर्सन के तौर पे एक्ट करना था कि चलो वो एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं मिस्टर बी से, तो उनको चाहिए था पहले चेक तो करते कि जिनके साथ मैं सेल एग्रीमेंट कर रहा हूँ आया वो इस प्रॉपर्टी का ओनर है भी या नहीं। सिर्फ सेल एग्रीमेंट आगे किया हुआ है मिस्टर ए से, ओनर तो फिर ए है। अगर सी को खरीदनी है तो कानूनी तौर पे तो मिस्टर सी को मिस्टर ए के पास जाना चाहिए क्योंकि वो उसके ओनर है। तो इन्होंने अब इस केस में जो लग रहा है कि ये मिली भगत मिस्टर बी और सी की है, जस्ट टू डिले द पेमेंट्स या इस प्रॉपर्टी को फंसाना, केस को लिंगर ऑन करना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इस केस में मिस्टर सी एक बेवकूफ़ इंसान लग रहे हैं कि जिनको इतना नहीं शऊर कि जब आप से एग्रीमेंट कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी का तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स देखे बगैर आपको देखना था कि रजिस्ट्री किसके नाम पे है, उसके बाद ही आपको इस तरह का एग्रीमेंट करना चाहिए था। ये तो हो गया केस एक साइड पे। फॉर मेंबर्स ऑफ माय पेज या पब्लिक एट लार्ज के लिए ये कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो आप बिल्कुल ये आपके ऊपर कानूनी एक मैंडेटरी है आपके लिए लीगली कि आपको कि प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पूरी छानबीन करके तसल्ली कर लें कि आप सही प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है या जिसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर आप लापरवाही से
खरीद लेते हैं और प्रॉपर्टी, और बाद में उसमें इश्यूज आते हैं, तो आपने ये अपने साथ ही एक यानी गलत किया है कि फिर उसमें फंसेंगे, पेमेंट भी फंसेगी, जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं यानी फिर वो केसेस में जाएगा मामला। तो इसमें होना ये चाहिए कि जब भी कोई आप सेल एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो यू मस्ट टेक गुड केयर ऑफ इट। यू मस्ट चेक ऑल दी टाइटल डॉक्यूमेंट्स कि जिसके साथ आप, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसी के साथ आपका सेल एग्रीमेंट होना चाहिए। मीन्स अगर लीज प्रॉपर्टी है, ये वैसे सारी बातें मैं जितनी भी कर रहा हूँ ये दीज आर ऑल फॉर द लीज प्रॉपर्टीज। अब किसी कच्ची आबादी कोई प्रॉपर्टी है तो उसका तो ओनर या उसका कोई टाइटल डॉक्यूमेंट तो बनता नहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। कच्ची आबादी की प्रॉपर्टीज को कच्ची आबादी कहा इसलिए जाता है कि वो लीज नहीं होती, उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, वो एक सिंपल सेल एग्रीमेंट होता है स्टाम्प पेपर पे, जिससे एक शख्स दूसरे को बेचता है, फिर दूसरा तीसरे को बेचता है, तो स्टाम्प पेपर पे सारा काम हो रहा होता है। तो हम ये जितनी भी कानूनी बातें कर रहे हैं, लॉज कर रहे हैं, लॉज सारे एप्लीकेबल अप्लाई होते हैं लीगल लीज प्रॉपर्टीज के हवाले से। तो जो भी जब भी आप कोई प्रॉपर्टी, लीज प्रॉपर्टी है, एक इतनी बड़ी लाखों करोड़ों की अमाउंट पे करके खरीदते हैं, तो आप सबसे पहली चीज़ टाइटल डॉक्यूमेंट चेक करें और उसमें जो ओनर है उसके साथ ही आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, ना कि किसी और के नाम पे। अब कोई आपको आगे फाइल दिखा भी दे कि ये ओनर है, इसके रजिस्ट्री वगैरह दिखा दे, लेकिन पहले आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें, आपका बाद में हो जाएगा, तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको यही देख करना है कि जिसके नाम पे जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसी के नाम पे उसकी उसके उसी के साथ